आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछली क्लास में हमने यूपी टेट और सीटेट में जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम्स में, उनके बारे में हमने काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम कुछ अगले और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि यूपी टेट और सीटेट के बारे में है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? यानी कि एक शब्द है चौराहा, इसमें कौन सा समास है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शंस हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो चौराहा, यहाँ पर है चौराहा यानी कि चार राहों वाला, चार राहों वाला, ये क्या होगा? ये होगा चौराहा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, एक संख्यावाचक पद लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चौ। चौ मतलब चार। तो अगर संख्यावाचक पद किसी भी समास में लगा हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, जो है द्विगु समास। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस शब्द में हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहले हमारा सबसे पहला है लिखाई, दूसरा है अपनापन, तीसरा है उपकार, चौथा है हानिकारक। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखाई में हमारा अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? ये हमारा संधि विच्छेद नहीं होगा, लिख धन आई नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि क्या होता है उपसर्ग? क्या होता है उपसर्ग? होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का मतलब या उसमें विकार पैदा करता है, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो लिखाई तो होगा नहीं, अपनापन में भी कोई ऐसा शब्द नहीं लग रहा है। अगर हम मान लीजिए अप को मान लें कि उपसर्ग है, लेकिन नापन हमारा कोई शब्द नहीं होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। और फिर उसके बाद उपकार है, तो उपकार में हमारा उप जो शब्द है, जो उप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपकार। क्योंकि उपकार में जो है हमारा उप जो है वो हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं? यानी कि वर्णों का यानी लेटर्स का एक ग्रुप है, एक समूह है वर्णों का, उससे क्या होता है? कोई एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? तो ये ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला हमारा है वर्ण, दूसरा है वर्ण समूह, तीसरा है वक्तव्य, चौथा है शब्द। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब तो लेटर ही हो गया, अक्षर ही हो गया। वर्ण समूह का मतलब हो गया वर्णों का समूह ही, जो उसमें पूछ रहा है वही चीज़ इसमें हो गया। वक्तव्य का मतलब होता है किसी का कोटेशन, किसी के द्वारा बोली गई कोई बात। और शब्द का मतलब होता है वर्णों का समूह। कोई शब्द है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा है अदरक। तो अदरक शब्द में क्या है? छोटा आ हमारा एक वर्ण हो गया, दा हमारा एक वर्ण हो गया, रा हमारा एक और वर्ण हो गया, और का हमारा एक वर्ण हो गया। तो क्या हुआ? ये चार वर्णों से मिल करके यानी कि चार वर्णों का समूह अदरक होता है, इसी को कहते हैं हम शब्द। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द। तो हमारा सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 है, शब्द, वो हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है बिना पढ़ा हुआ अंश। एक वाक्य लिखा हुआ है बिना पढ़ा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, मतलब एक वाक्य है इसमें बिना पढ़ा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है अपठनीय, दूसरा ऑप्शन है मौलिक, तीसरा ऑप्शन है अपठित, चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो हमारा पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो अपठनीय। अपठनीय मतलब होता है जो पढ़ा नहीं गया, जो पढ़ने योग्य नहीं है। अपठनीय मतलब होता है जो पढ़ने योग्य नहीं है वो। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो अंश पढ़ा नहीं गया है उसके बारे में पूछ रहा है। मौलिक, मौलिक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मौलिक का मतलब होता है हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल, इसको बोलते हैं मौलिक। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है अपठित। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो पूछ रहा है बिना पढ़ा हुआ अंश, यानी कि जो भाग पढ़ा नहीं गया है उसको तो हम जाहिर सी बात है अपठित ही कहेंगे, यानी कि वो भाग पढ़ा नहीं गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो है अपठित। अपठित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? यानी कि हमारे ऑप्शन में 4 वाक्य लिखे हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि क्रिया विशेषण किसमें है, किस वाक्य में। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण होता है जब कोई काम भी हो रहा है और कोई शब्द है जो उस काम की विशेषता भी बता रहा है, उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण।
तो ये ऑप्शन देखते हैं। हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा है मैं कल नहीं जाऊंगा। इसमें ना तो हमारा विशेषण है और ना तो हमारा कोई काम हो रहा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये हमारा जो है इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा है हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा धीरे धीरे बह रही है। तीसरा ऑप्शन हमारा है आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें भी हमारा कोई विशेषण नहीं है और कोई हमारा क्रिया नहीं है। और चौथा ऑप्शन हमारा है यह फूल सुंदर है। तो इस वाक्य में जो है सुंदर जो है विशेषण तो है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हवा धीरे धीरे बह रही है। हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है, यानी कि बह रही मतलब काम भी हो रहा है और धीरे धीरे बहने की जो क्वालिटी बता रहा है वो हो रहा है क्या, धीरे धीरे हवा बह रही है। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? यानी कि एक शब्द है हमारा मोर, इसका तत्सम यानी कि हमें इसका संस्कृत शब्द बताना है, तत्सम शब्द हमें इसका बताना है। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मऊर, दूसरा ऑप्शन है मऊर, तीसरा ऑप्शन हमारा है मयूर, चौथा ऑप्शन हमारा है मयूर। तो हमारे हिसाब से तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आज की क्लास में कोई होगा ही नहीं। हमारा सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है मयूर, वही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? लास्ट वाला यानी चौथा ऑप्शन जो है मयूर, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि एक वर्ड है चंद्रमा, इसका पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? हमारे ऑप्शंस हैं निशाचर, निशाकर, कृषाणु और तरड़ी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निशाचर का मतलब क्या होता है। निशाचर का मतलब होता है रात में घूमने वाला, यानी कि रात में विचरण करने वाला, उसको कहते हैं निशाचर। निशाकर का मतलब तो हमारा उसका आगे देखेंगे। कृषाणु का मतलब होता है हमारा आग या अनल या पावक, या कृषाणु के पर्यायवाची हमारे हैं। और तरड़ी का मतलब होता है सूर्य या किरण होता है तरड़ी। तो हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 2 निशाकर। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 निशाकर, हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिशाप का उपसर्ग क्या है? यानी कि एक वर्ड है हमारा अभिशाप और हमें इसका उपसर्ग बताना है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? हमारे पहला ऑप्शन है अति, दूसरा ऑप्शन है अधि, तीसरा ऑप्शन है बड़ा आ, चौथा ऑप्शन हमारा है अभि। तो अति को अगर हम देखें तो अभिशाप शब्द में हमारा अति कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा है अधि, तो अधि हम अभिशाप शब्द में अगर देखें तो अधि भी कोई शब्द नहीं आ रहा है। हमारा क्या है अभिशाप, तो अभिशाप है तो उसमें अधिक कोई वर्ड नहीं आ रहा, कोई शब्द नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है बड़ा आ, तो हम अगर उपसर्ग करें या इस अभिशाप शब्द को देखें तो इसमें हमारा बड़ा आ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा बचा अभी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन हमारा होगा चौथा वाला जो है अभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? यानी कि एक शब्द है हमारा जगन्नाथ, ये किस संधि का उदाहरण है, यानी कि ये कौन सी संधि है? हमारे ऑप्शंस हैं विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ, यण। तो हम पहले ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि होता है कि अगर किसी भी संधि में हमारा विसर्ग का चिन्ह या अयोगवाह का चिन्ह आए तो हम उसको सीधा सीधा कह देंगे कि ये हमारा विसर्ग संधि है। तो अगर हम जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें तो होगा हमारा जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धन नाथ, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। तो इसमें हमारा कोई विसर्ग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये विसर्ग संधि नहीं होगा। उसके बाद हम देखें दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में हमारा था कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ में अगर कोई स्वर और आ रहा है, छोटा आ या बड़ा आ रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होगा? वो बड़ा आ उच्चारण होगा। यानी कि कोई दो स्वर या कोई दो व्यंजन मिल करके अगर बड़ा आ बना रहे हैं या सेम उनका क्वांटिटी हो जा रहा है तो वो क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, या आधा ता हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या है? बड़ा आ रहा है, तो इसमें हमारा स्वर भी नहीं है और हमारा यहाँ पे व्यंजन भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा दीर्घ स्वर भी नहीं होगा। और यण स्वर में क्या था? यण स्वर में हमारे 3 ऑप्शन थे जिनके बारे में हमने पिछली अपनी संधि की क्लास में बता दी है।
तो आप वहां पर जाकर के यड़ स्वर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन यड़ स्वर भी यहाँ पे नहीं होगा, हम ये बता रहे हैं। तो हमारा जो एक ऑप्शन बचा, हमारा सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन? व्यंजन संधि। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा व्यंजन संधि ही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यानी कि हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें हमें योग रूढ़ शब्द चुनना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है दूध वाला, तीसरा ऑप्शन है नैन, चौथा ऑप्शन हमारा है चक्रपाणी। तो पहले हम जानेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योग रूढ़ होता है जो रूढ़ और यौगिक शब्द, इन सबसे ज़्यादा उच्चारण करने में इनसे ज़्यादा वक्त लेता है और रूढ़ और यौगिक शब्दों के मेल से बनता है, उसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इसमें हम पीला में देख रहे हैं, तो पीला में क्या है? सिर्फ क्या है? हमारा रूढ़ शब्द बन रहा है, यानी कि इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कोई और शब्द नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये हमारा सिर्फ रूढ़ शब्द है। दूध वाला में हम देखें तो दूध वाला में हमारा क्या है? सिर्फ हमारा यौगिक शब्द है। नैन में भी हमारा क्या है? नैन में हमारा सिर्फ रूढ़ शब्द बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कोई हमारा दूसरा शब्द और नहीं बनेगा। लेकिन चक्रपाणी जो शब्द है हमारा, इसको अगर हम अलग कर रहे हैं तो हमारा चक्र अलग बन जाएगा और पाणी जो वो शब्द है वो हमारा अलग बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा है चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर 4 में, इसमें क्या है? हमारा योग रूढ़ शब्द है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा योग रूढ़ चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम और भी इससे आगे बढ़ते हुए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।